जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपने एक गाना सुना होगा, कभी खुशी कभी गम। बिल्कुल सीन यही हो रहा है यहाँ पर भी कि कभी खुशी आ रही है, कभी गम हो रहा है। ठीक है ना। अब खुशी क्या गम क्या, मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही गजब तरीके से। आज मेरे चेहरे पर जो स्माइल है उसी से पता चल रहा होगा कि आज का पेपर लेवल कैसा हो सकता है। देखो, आज टोटल 4 सब्जेक्ट का पेपर था, जिसमें मणिपुरी थी, गुजराती थी और कश्मीरी थी और लिंग्विस्टिक थी। ये टोटल 4 सब्जेक्ट थे जिनका पेपर आज था मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है। और कभी खुशी कभी गम का जो रिपीटेशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स का पेपर कल हुआ था, कल का जो पेपर था फर्स्ट पेपर, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था। क्या था? टफ लेवल का पेपर था, मॉडरेट टू टफ लेवल या टफ लेवल का था। लेकिन आज का जो पेपर लेवल है वो केवल मॉडरेट लेवल का है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी खुशी आई, लेकिन खुशी का ध्यान रखना, पेपर इजी आएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब टेंशन नहीं लेना कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है ना। देखो, पेपर लेवल मॉडरेट लेवल का पेपर था। कीवर्ड्स बिल्कुल नॉर्मल थे, डिफिकल्ट लेवल के कीवर्ड्स नहीं थे इसमें। क्वेश्चन साइज नॉर्मल थी। कल वाले पेपर में तो बहुत लार्ज साइज की क्वेश्चन साइज थी, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल थी। ठीक है। तो ये हमारे के लिए क्या, एक पॉजिटिव खबर है। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव शब्द कितना अच्छा लग रहा है, वरना कोरोना वाले टाइम में यदि पॉजिटिव शब्द ज़्यादा था ना, भाई साहब मरने का सीन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो, डीआई था, डीआई मिक्स वाला था। मिक्स वाला कैसे था? परसेंटेज वाला भी था और रेशियो वाला भी था। कुछ जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक क्लास में इतने परसेंट छात्र, इतने छात्र हैं, इतनी छात्राएं हैं। तो कितने परसेंट छात्र हैं, कितने परसेंट छात्राएं हैं, कितने परसेंट छात्र छात्राएं मैथ के हैं, विद केमिस्ट्री के छात्र छात्राओं का अनुपात बताओ। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन था। देखो, एक साइड टेबल थी इस तरीके से, यहाँ पर गर्ल्स थे, यहाँ पर बॉयज़ थे, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल थे। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ थे। यहाँ पर मैथ था, यहाँ पर केमिस्ट्री था, यहाँ पर फिजिक्स था, यहाँ पर हिंदी था। कुछ इस तरीके से था। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल बॉयज़ विद्यार्थी दे दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स बता दिया, नंबर ऑफ टोटल बॉयज़ बता दिया। अब पूछ लिया कि कक्षा में केमिस्ट्री के विद्यार्थियों का अनुपात क्या था, गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात क्या था। यहाँ पर जो वैल्यू थी वो परसेंट में थी। ठीक है। यहाँ पर टोटल वैल्यू थी। अब आपको इससे क्या निकालना था? अनुपात निकालना था। तो पहले आपको परसेंट निकालना होगा दोनों का, टोटल नंबर में से, और फिर आपको उसका रेशियो निकालना होगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बिल्कुल सॉल्व कर दोगे। बिल्कुल भी लंबी कैलकुलेशन नहीं थी। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये कैलकुलेटिव नहीं था। कल वाला डीआई बहुत कैलकुलेटिव था, ये बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन वाला डीआई था। आरसी आरसी 20 से 25 लाइन का बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। ये भी बिल्कुल इजी था। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बिल्कुल इजी नहीं बोल सकते। कल वाला जो आरसी था वो इजी था, लेकिन आज वाला इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित था। ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ क्वेश्चनों का हम यहाँ पर टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन था, तो शिक्षण कार्य नीतियों की पहचान, टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो वहाँ पर क्या थी, 8-10 5 टीचिंग की स्ट्रेटेजी लिखी हुई थी, उनमें से आपको पहचान करनी थी कि सबसे अच्छी कौन सी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था मेमोरी लेवल का, स्मृति लेवल का। ठीक है, मेमोरी लेवल का क्वेश्चन था एक। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, यहाँ से क्वेश्चन बना था। भाई साहब देखो, अब की बार मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, बैच का रिजल्ट बहुत गजब जाएगा अब की बार, क्योंकि फर्स्ट पेपर यहीं से बन के आ रहा है। जो कैंडिडेट मेरे पेड बैच में ना, उन्होंने देख लिया होगा पेपर देखते ही कि भाई साहब अब की बार तो गजब काम हो रहा है, अब की बार तो श्योर जेआरएफ है। ठीक है। क्योंकि मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है कि फर्स्ट पेपर जो मेरे से पढ़ रहा है उसके कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, मतलब 80% प्लस मार्क्स आना चाहिए। और मेरा जो ये सपना है वो आप लोगों की मदद से, और आपका जो जेआरएफ का सपना है मेरी मदद से अब की बार हर हाल में पूरा होने वाला है, क्योंकि जो भी पेपर आ रहा है ना, हमारे पढ़ाई हुए में से ही आ रहा है। ठीक है। एज इट इज़ में ये बढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा, मैं रियलिटी के साथ बोल रहा हूँ, और ये मैंने अपनी बुक में भी सारी चीज़ें शामिल कर रखी हैं। मानक संदर्भित परीक्षण, मैंने दोनों चीज़ें पढ़ा रखी हैं आपको, निकट संदर्भित परीक्षण भी और मानक संदर्भित परीक्षण भी। मानक संदर्भित परीक्षण से क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, आगे पूरा पूरा चांस है निकट संदर्भित परीक्षण से क्वेश्चन आने का। ठीक है। तो यदि आपको नहीं पता तो मैंने तो करा रखा है सारी चीज़ें। ठीक है। जो मेरे पेड बैच में थे उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर मानक संदर्भित परीक्षण से क्वेश्चन आ चुका है, जस्ट अगले वाले पेपर में हो सकता है निकट संदर्भित परीक्षण से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। इसके अलावा एथेनोजियोग्राफी या फेनोमेनोलॉजी,
जिसको हम घटनावर्ती शोध और नवजातीय शोध बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, रिसर्च मेथड से हर बार, कल वाले भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, आज भी आया है। शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, जिसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। H0 H1 दोनों के बारे में मैंने बता रखा है कि जहां पर कोई रिलेशनशिप ना हो और जहां पर रिलेशनशिप हो। ठीक है, दोनों को मैंने विद एग्जाम्पल समझाया है। सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। ठीक है, सैम्पलिंग से क्वेश्चन क्या था, वही पहचान करवा रहा था। देखो सैम्पलिंग दो प्रकार की, एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के 4-5 टाइप है, नॉन प्रोबेबिलिटी के 4-5 टाइप हैं। उनमें से पूछ रहा था कि कौन सा सैम्पलिंग है जो प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, कौन सा एग्जाम्पल है जो नॉन प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। तो ये आपको अच्छे से याद करके जाना है कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, रैंडम में कौन कौन से आते हैं, नॉन रैंडम में कौन कौन से आते हैं। फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च जो आधारभूत अनुसंधान है, वहां से क्वेश्चन आया है। आधारभूत, देखो ये 2-3 टॉपिक है, जैसे एक्शन रिसर्च है, कल क्वेश्चन आया था, फंडामेंटल रिसर्च है, आज क्वेश्चन आया, आगे भी रिपीट हो सकता है। इसको मौलिक अनुसंधान भी कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च बोल दो, आधारभूत अनुसंधान बोल दो, चाहे मौलिक अनुसंधान बोल दो। ठीक है, एक्सपोज्ड फैक्टों से कल क्वेश्चन आया था। इसके अलावा यदि हम बात करें, क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन आया है। देखो दो प्रकार का होता है, एक क्वालिटिव होता है, एक क्वांटिटिव होता है। क्वांटिटिव से यहाँ क्वेश्चन आ गया, आगे क्वेश्चन आने का पूरा चांस है क्वालिटिव रिसर्च से। आपको नहीं पता तो पढ़ के जाना कि क्वालिटिव रिसर्च क्या होता है। वर्चुअल क्लासरूम से, आभासी कक्षाओं से क्वेश्चन आया था। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, मैं दोनों चीजें पढ़ा चुका, औपचारिक अनौपचारिक कक्षाएं पढ़ा चुका, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण मेथड पढ़ा चुका, पुराने नए शिक्षण मेथड पढ़ा चुका, पुराने नए शिक्षण प्रक्रियाओं में डिफरेंस को पढ़ा चुका मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ रखे हो ना, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे आप। कम्युनिकेशन की स्टेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, मैसेज है, और इसके अलावा हमारा एक क्या चैनल है। ये 4 स्टेप्स हैं। इसके अलावा जैसे एनकोडर है, डिकोडर है, इन दोनों को भी हम ऐड करते हैं तो टोटल 6 बनते हैं। एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडर, डिकोडर, चैनल, मैसेज, और सातवां हम फीडबैक भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फीडबैक काउंट करते ही डिकोडर एनकोडर बन जाता है, एनकोडर डिकोडर बन जाता है। अनुमान, लॉजिकल रीजनिंग में देखो भाई साहब, देखो पूरे कॉन्फिडेंस की बढ़ाई नहीं कर रहा मैं, लेकिन रियल बता रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग मेरे से बेस्ट किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया हूँ मैं। अनुमान से क्वेश्चन आ रहा है। अनुमान 2 प्रकार का होता है, वो भी मैंने, अनुमान 2 प्रकार का होता है, लेकिन एक दूसरे विद्वान ने अनुमान को 2 और भागों में डिवाइड किया था, स्वार्थानुमान, इस तरीके से। ठीक है, बौद्ध मत, बुद्धों के कुछ मत थे, यहां से क्वेश्चन आया है। मेमोरी से क्वेश्चन आया था, रैम और रोम से रिलेटेड था, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, कथन कारण वाला क्वेश्चन था, यहां पर मेमोरी से रिलेटेड। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन था। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये मैं नहीं पढ़ा रखा था, इसलिए मैंने यहां पर इसको लिख दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों, विशेष रूप से डाटा भंडारण, कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है, जो उपयोगकर्ता को सीधे सक्रिय नहीं है। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ा रखा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप देख लेना। फायरवॉल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, फायरवॉल मैंने बहुत गजब तरीके से पढ़ा रखा है। फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर का टूल है। ठीक है, जो आने और जाने वाले ट्रैफिक को इंटरनेट पर कंप्यूटर और सर्वर्स के बीच में होता है। ब्लॉग, ब्लॉग क्या है, आम जनता द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक पोर्टल है। CBD कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। पेरिस समझौता बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड से उत्सर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और यहाँ पर स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, कथन कारण का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर मैंने स्टैटिक लेवल पर भी बात कर रखी है और करंट लेवल पर भी। भाई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से रिलेटेड जो करंट के डाटा हैं वो भी मैंने पढ़ा रखे हैं, और जो पुराने डाटा हैं, जो कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका योगदान कितना है वायुमंडल में, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ये क्यों उपयोगी है, ये सारी चीज़ें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की पढ़ा रखी है। साथ ही साथ करंट के डाटाओं में मैंने पढ़ा रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, सबसे कम कौन सा देश करता है, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन सा देश करता है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन सा देश करता है। ये करंट के डाटा भी मैंने पढ़ा रखे हैं।
यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से क्वेश्चन आया था, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अर्थोपति जिसको हम निहितार्थ भी बोलते हैं, अर्थोपति जिसको हम निहितार्थ भी बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन आया था। अनुपलब्धि से क्वेश्चन आया था। अनुमान से दो तरीके के क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखना। अनुमान से दो जगह दो अलग अलग क्वेश्चन आए थे अनुमान के टॉपिक से। एक स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन तो ये हमें पता चले हैं, और 5 हमें डीआई, 5 हमें आरसी के पता चल गए, तो टोटल हमें 33 क्वेश्चनों का पता चला। इसके अलावा एक एज से रिलेटेड मैथ का क्वेश्चन आया था, वही कल वाला आया था ना, उसी तरीके से कि पापा की एज इतनी है, मम्मी की एज इतनी है, भाई की एज इतनी है, 10 साल पहले इनकी एज का अनुपात ये था, तो फिलहाल में इनकी एज कितनी होगी। एक डिस्टेंस वर्क टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था कि यदि कोई आदमी 5 किलोमीटर इतने सेकंड में चलता है तो वो इतने डिस्टेंस को चलने में कितना समय लेगा। इसके अलावा एक पाइप टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि एक टंकी को भरने में एक पाइप को इतना समय लगता है, यदि उतनी क्षमता की 2 पाइप लगा दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस टाइप से क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन मैथ के आए थे। रीजनिंग का जो पोर्शन था, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था रीजनिंग में। तो रीजनिंग में एक तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन था। कल नंबर सीरीज थी, आज अल्फाबेट सीरीज आई है। ठीक है, तो बिल्कुल आज का जो पेपर था ना, बहुत गजब का आया था। कल का टफ लेवल का था, लेकिन आज का पेपर ईजी लेवल का था। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, अब की बार किसी कारणवश यदि आपका जेआरएफ नहीं हो पाता है, आप अब की बार किसी कारणवश बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हो, मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, बिल्कुल जीरो लेवल टू टॉप लेवल पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं अजय कुमार शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। आप मेरे साथ तैयारी करके यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, हमारा नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर का भी हो चुका और ज्योग्राफी का भी हो चुका। फर्स्ट पेपर में टारगेट है आपके 80% प्लस या 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। 7891350470, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से जेआरएफ करना आपका सपना है, तो ज्योग्राफी के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट पेपर का चार्ज फिलहाल ओनली 900 रुपये, ज्योग्राफी का चार्ज अभी फिलहाल 1100 रुपये। एक भी किताब की जरूरत नहीं है। 80% का स्कोर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है सारा सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय। आपको लगता है अच्छा, विश्वास लगता है मेरे ऊपर, आप चाहते हो सक्सेस पाना बहुत गजब के स्कोर के साथ, जेआरएफ क्वालिफाई करना, हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।